सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। आज की वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे वीक 7 का ग्रेडेड असाइनमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। हम लोगों ने अभी तक वीक 5 एंड वीक 6 के भी ग्रेडेड असाइनमेंट को इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपको इन दो ग्रेडेड असाइनमेंट में किन्हीं क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो क्या कहते हैं, ईज़िली क्लियर हो जाएँगे। ठीक है, मैंने बेस्ट वे में एक बहुत ही ईज़ी एक्सप्लेनेशन के साथ एंड एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, जहाँ पे मैं सूडो कोड की एक-एक लाइन के पीछे रीज़न क्या है, क्यों वैसे हम लोग उस सूडो कोड को देखेंगे, क्या थिंकिंग है उस क्वेश्चन के पीछे, जहाँ पे छोटी-छोटी डिटेल्स को मैंने पॉइंट आउट करके बताया है। जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है? सो अगर आपको अपनी स्किल्स को थोड़ा-सा और डेवलप करना है, तो आप पिछले भी ग्रेड असाइनमेंट को देख सकते हैं और आप लोग इस वीडियो को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप लोग सिर्फ़ ये वीडियो देखने आए, तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्या कहते हैं वीक 7 के जीए से। तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लेट डी बी अ नॉन एम्प्टी डिक्शनरी। अपने पास डी एक नॉन एम्प्टी डिक्शनरी है, यानी इस डिक्शनरी डी में देयर आर सम एलिमेंट्स प्रेजेंट। देयर आर सम एलिमेंट्स प्रेजेंट, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, हमें क्या करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो भी ऑप्शन सही होगा हमें उसको क्या करना है, चूज़ करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आता है, लेट ए बी अ की ऑफ डिक्शनरी डी। तो अपने पास जो ए है वो एक की है, किसमें, इस डिक्शनरी डी में। तो डी में मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि ए नाम की एक की प्रेजेंट है। ए नाम की एक की प्रेजेंट है। देन ए इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, यानी ये जो की है ये क्या ऑलवेज इंटीजर होगी, क्या ये ऑलवेज इंटीजर होगी? तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ये जो कीज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर ही हो। वो यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है एंड कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे की हमेशा इंटीजर ही हो। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, फॉर कीज़ ए एंड बी इन डी। अपने पास जो डिक्शनरी में अब दो कीज़ हैं, एक की है ए, उसके साथ कुछ वैल्यू, एंड एक की है बी, उसके साथ कुछ वैल्यू। ठीक है, इफ़ ए इज़ नॉट इज इक्वल्स टू बी, यानी ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, यानी दोनों की अलग है, ये की अलग है एंड ये की अलग है। देन डी ऑफ ए इज़ नॉट इज इक्वल्स टू डी ऑफ बी। डी ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि आप डिक्शनरी में जहाँ पे ए की है उसकी वैल्यू को देखोगे, यानी आप इसको देखोगे। एंड डी ऑफ बी का मतलब डिक्शनरी में बी की के साथ जो वैल्यू है आप उसको देखोगे। क्या वो दोनों हमेशा नॉट इक्वल्स होंगी, क्या ये ट्रू है? तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है कि ये दोनों क्या हो, सेम भी हो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ का सेम होना, इस वैल्यूज़ का डिफरेंट होना इज़ नॉट नेसेसरी। दो अलग अलग कीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फॉर कीज़ ए एंड बी इन डी ए इज़ नॉट इज इक्वल्स टू बी इज़ ऑलवेज ट्रू। अगर मेरे पास डिक्शनरी डी में ए और बी दो कीज़ हैं, तो ए और बी दोनों बराबर नहीं होंगे, ये हमेशा ट्रू है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ होती हैं वो सारी यूनिक होती हैं, यानी कोई भी की रिपीट नहीं करती है, एक की एक ही बार यूज़ होती है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है, लेट डी इज़ इक्वल्स टू। अपने पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है जिसमें अपने पास ए के साथ वैल्यू स्टोर है 5, बी के साथ वैल्यू स्टोर है 4 एंड सी के साथ वैल्यू स्टोर है 6। देन द वैल्यू ऑफ डी ऑफ 4 इज़ बी। हमसे कह रहा है कि अगर हम डी में 4 की के पास जाएं, यानी कि 4 के पास जाएं, तो आप यहाँ पे देखो, क्या इस डिक्शनरी में 4 के नाम की है? की तो है ए, दूसरी की है बी, तीसरी की है सी, लेकिन यहाँ पे 4 के नाम की तो की प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जहाँ पे अगर बस आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं सारे, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट जेड बी अ रो इन वर्ड्स टेबल। अपने पास जेड क्या है, एक रो है वर्ड्स टेबल में, यानी वर्ड्स डेटा सेट का एक वर्ड
कौन सा है, z, कोई एक वर्ड होगा z, एंड z डॉट वर्ड इज इक्वल्स टू रिलक्टेंट, यानी कि z डॉट वर्ड जो है, जो वो वर्ड है z, वो कौन सा वर्ड है, रिलक्टेंट है। ठीक है, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा डिक्ट ऑफ टी, यानी कि जो अल्फा डिक्ट अपनी डिक्शनरी है, इसमें अगर मैं टी वाले की के पास जाता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कब, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। हमें बताना है कि एग्जीक्यूशन यानी कोड ख़त्म होने के बाद अल्फा डिक्ट में जो अपना टी की है उसके साथ वैल्यू क्या स्टोर हो रही होगी। ठीक है, तो अल्फा डिक्ट में यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ अभी स्टोर्ड हैं। ठीक है, अल्फा डिक्ट में कुछ वैल्यू स्टोर हैं, टी के साथ स्टोर है 2, सी के साथ 1, ए के साथ 1 एंड एस के साथ 0। ठीक है, फिर देखो आगे, अल्फा डिक्ट इज इक्वल्स टू अपडेट डिक्ट ऑफ जेड कॉमा अल्फा डिक्ट, यानी कि हम लोग इस अल्फा डिक्ट में अब हम लोग प्रोसीजर लगा रहे हैं कौन सा, अपडेट डिक्शनरी, और वो किस चीज़ को इनपुट ले रहा है, वो अपने वर्ड जेड को इनपुट ले रहा है और इस वाली डिक्शनरी को इनपुट ले रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे जो अपना प्रोसीजर है वो क्या कर रहा है, प्रोसीजर अपडेट डिक्ट, यहाँ पे हम लोग z और अपना डिक्शनरी को इनपुट ले रहे हैं, यानी जो वर्ड था वो इनपुट दिया एंड जो ये वाली डिक्शनरी थी ये हमने इनपुट दी। अब मैंने यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ क्या कहते हैं ध्यान में रखना है, जब भी आपको ऐसा कुछ सेटअप दिखे कि i इज इक्वल्स टू 1 और वाइल की कंडीशन के अंदर है i इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू z डॉट लेटर काउंट, जब भी आपको इस तरीके का कोई सेटअप दिखता है तो समझ जाना यहाँ पे वाइल लूप क्या करने वाला है, जो मेरा वर्ड होगा, वर्ड क्या था, रिलक्टेंट, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो जब भी अपने पास ऐसा सेटअप होता है कि आई को इनिशियलाइज किया 1 पे एंड आई इज़ लेस देन जेड डॉट लेटर काउंट पे अपना वाइल लूप चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो अपना वर्ड है उस वर्ड के हर एक लेटर को एक एक करके देखने वाले हैं, यानी ये वाइल लूप पहले इस लेटर को देखेगा, फिर इस लेटर को देखेगा, फिर इस लेटर को देखेगा, ऐसे करते करते ये हर एक लेटर को देखने वाला है। और वो कैसे देख रहा है, देखो आई 1 था, तो अभी आई जो है लेटर काउंट से छोटा है क्योंकि आई 1 है, तो हम लोग एक्स में क्या स्टोर कर रहे हैं, आईएथ लेटर ऑफ जेड डॉट वर्ड, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या है, आर। ठीक है, उसके बाद ये वाली प्रोसेसिंग होगी, आई इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 2, फिर 2 भी अभी लेटर काउंट से छोटा है, तब ये क्या देखेगा, आईएथ लेटर यानी कि सेकेंड लेटर, ऐसे करते करते थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर, सिक्स्थ लेटर, सेवेंथ लेटर, एट्थ लेटर, नाइन्थ लेटर। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और 10 इस लेटर काउंट से क्या है, ज़्यादा है, तो अब अपना वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा और हम लोग डिक्शनरी को रिटर्न कर देंगे, जो जो भी हमारा आउटपुट बन रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक करके हर एक लेटर को देखेंगे इस वर्ड में, फिर उस लेटर को कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, एक्स में। ठीक है, इफ़ नॉट इज़ की डिक्ट कॉमा एक्स, इसकी फंक्शन आप लोगों को पता होगा क्या है, इसकी फंक्शन में हम लोग दो चीज़ें इनपुट डालते हैं, एक होता है अपना डिक्शनरी एंड दूसरा होता है अपना जो भी हमें की चेक करनी हो। ठीक है, जो भी हमें की चेक करनी हो कि क्या ये की इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट होगी तो रिटर्न करेगा हमें क्या, ट्रू, लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ नॉट इस की, यानी कि ये जो मेरे पास की है, अगर ये डिक्शनरी में की प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये एक ऐसी की है जो कि डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग डिक्शनरी में इस की के साथ असाइन कर रहे हैं 1। अगर मतलब वो डिक्शनरी में की प्रेजेंट नहीं थी तो उस डिक्शनरी में उस नाम की हम लोग की बनाएंगे एंड सेट कर देंगे 1। एल्स वाला क्या पार्ट है कि अगर ये एक्स जो है ये डिक्शनरी में क्या हो, की ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो एल्स पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे डिक्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डिक्ट ऑफ एक्स प्लस 1, यानी कि उसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें हम लोग 1 को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पता लग गया कि क्या होगा, हम लोग हर एक लेटर को देखेंगे, अगर वो लेटर मेरे पास डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो उसकी वैल्यू में +1, लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे, उस लेटर के नाम की बना के हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपनी 1 को स्टोर कर देंगे उसके साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला लेटर क्या है, आर, क्या इस डिक्शनरी में आर प्रेजेंट है, नहीं है, तो क्या होगा, आर के नाम की एक की बनेगी और स्टोर हो जाएगा 1। फिर ई, क्या ई के नाम की है, नहीं, तो ई के नाम की बनेगी एंड स्टोर हो जाएगा 1। फिर एल भी नहीं है तो एल के नाम की एक की बनी, स्टोर हो गया 1।
फिर आया यू, यू भी नहीं है तो यू के नाम की एक की बनी, स्टोर हो गया 1। फिर आया सी, यहाँ पे सी देखो प्रेजेंट था, यहाँ पे सी प्रेजेंट था, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1, यानी कि ये कितना हो गया 2। फिर आएगा टी, तो देखो टी यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसकी भी वैल्यू अपडेट होके +1 होके कितनी हो जाएगी 3। फिर ए भी प्रेजेंट है, ए की वैल्यू अपडेट होके कितनी हो गई 2। फिर आया एन, एन पहली बार आ रहा है तो एन के साथ वैल्यू क्या स्टोर हो गई 1। फिर आ रहा है एक बार टी फिर से, तो टी की वैल्यू अब कितनी हो गई 4। तो 4 क्या हो गई अपनी टी की वैल्यू। तो ये हमें क्या कहते हैं अल्फ़ा डिक्शनरी में रिटर्न होके मिल रहा होगा। अब हमसे क्या पूछा था कि अल्फ़ा डिक्शनरी में टी की के साथ जो वैल्यू होगी हमें वो फाइंड करनी है, तो वो हमें क्या मिल रहा है 4। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है 4। सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग लाइब्रेरी डेटा सेट। हम लोग लाइब्रेरी डेटा सेट को यूज़ कर रहे हैं। At the end of the execution, A stores a dictionary with author name as key mapped to the number of books written by him or her। यानी हम लोग ऑथर के नाम को एज की स्टोर करेंगे और उस ऑथर ने जितनी भी बुक लिखी होंगी उसके साथ हम लोग वो नंबर स्टोर करेंगे। बट द कोड में हैव मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक्स। हमें यहाँ पे मिस्टेक्स को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ए अपना क्या है एक एम्प्टी डिक्शनरी, ए यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी है। यहाँ पे हम लोग वाइल लूप रन कर रहे हैं। वाइल लूप को जहाँ पे हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पे रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1, एक एक करके हम लोग सारी बुक्स को देखेंगे। अगर उस बुक का ऑथर डिक्शनरी ए में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या है इसकी, यानी कि अगर ये एक्स डॉट ऑथर यानी कि जो ऑथर है जो बुक आई है मेरे पास, अगर वो प्रेजेंट है तो हम क्या कर रहे हैं 1 से इनिशलाइज कर दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम +1 कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल गया। एरर क्या मिल गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था नॉट इज की। अगर यहाँ पे नॉट इज की होता यानी कि ये जो ऑथर है अगर प्रेजेंट नहीं होता तो हम क्या करेंगे 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे क्योंकि ऑथर पहली बार आ रहा है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी है तो हम लोग क्या करेंगे +1 कर रहे होंगे। तो मुझे यहाँ पे एरर मिल गया था तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे इसको नॉट इसकी पे। ठीक है, दूसरी जगह कहाँ पे एरर है, यहाँ पे ए ऑफ एक्स ऑफ ऑथर इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ऑथर +1। यहाँ पे क्या कहते हैं अपना लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था ए होना चाहिए था, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होता सही होता। तो एक एरर यहाँ पे भी है। ठीक है, तो रिप्लेसिंग द कंडीशन गिवन इन लाइन 4 विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो विल प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट। तो यानी कि अगर लाइन 4 में यानी कि ये वाली लाइन में हम कंडीशन को इस की जगह नॉट इस की कर दे तो ये सही हो जाएगा। तो हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है। और फिर ऑप्शन नंबर मेरे पास सेकंड क्या कहता है, इंटरचेंजिंग द लाइन 4 एंड 7 विल प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट। अगर मैं लाइन 4 यानी कि इस लाइन को एंड इस लाइन को वो कर दूँ स्वैप कर दूँ, तो देखो ये तो नहीं हो सकता। आप इफ़ और एल्स को कैसे स्वैप कर दोगे ना, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इंटरचेंजिंग द लाइन 5 एंड 8 विल प्रोवाइड द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन सही लग सकता है बट ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि लाइन 8 में भी एरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था ए ए क्या कहते हैं ए ऑफ एक्स ऑफ ऑथर होना चाहिए था, तो ये वाली लाइन सही होती। तो अगर आप इसको स्वैप करके ऊपर भी ले जाओगे तो इस लाइन में ही एरर है, तो यहाँ पे ये क्या होगा ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द सूडो कोड विल प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट इवन विदाउट गेटिंग मॉडिफाइड। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यहाँ पे हमें एक मिस्टेक दिख गई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग लाइब्रेरी डेटा सेट। एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन फर्स्ट बुक अपने पास एक डिक्शनरी है, स्टोर्स अ डिक्शनरी विद ऑथर नेम एस की, यानी कि ऑथर नेम को हम लोग की के उस पर रखेंगे, मैप्ड टू द जॉनरा ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिश बुक। यानी कि जो उनकी फर्स्ट पब्लिश बुक होगी उसके जॉनरा से हम लोग क्या करेंगे उसको वैल्यू को स्टोर करेंगे। जॉनरा का मतलब क्या होता है कि जो बुक का टाइप हो गया, यानी कि नॉन फिक्शन, फिक्शन, स्टोरी टाइप, ये सब। ठीक है, बट द कोड में हैव मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक्स। ठीक है, हमें यहाँ पे भी क्या करना है मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो अपना लॉजिक है वो इस तरीके से है कि जब हम लोग किसी ऑथर को पहली बार देख रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे हर एक बुक को देखने वाले हैं। तो मान लो ये वाली बुक ए ने लिखी थी, ये बी ने लिखी थी,
नेक्स्ट बुक ए ने लिखी थी, ए ने लिखी थी, ए ने लिखी थी, ठीक है। तो अभी मेरा जो ए ऑथर है वो पहली बार आया, ऑथर पहली बार आने पे मैं इसको डिक्शनरी में इसके जॉनरा के साथ स्टोर कर लूँगा, क्योंकि ये क्या होगी, उस ऑथर के पहली बुक होगी, उस ऑथर की क्या होगी, ये पहली बुक होगी। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके लिए जॉनरा में हम लोग सेट कर देंगे। बी भी पहली बार आया तो हमने इसको डिक्शनरी में इसके जॉनरा के साथ सेट कर दिया। लेकिन अब ए मेरे पास दूसरी बार आ रहा है तो अब हम लोग इसको अपडेट नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या ये जो ए है, जो ऑथर है, अगर ये मेरे पास डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट होने का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे अगर डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका मतलब क्या है कि उसके जो हम लोग फर्स्ट बुक हैं उसको देख चुके हैं, तो अब न्यू बुक के लिए अपडेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि रोज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन ईयर ऑफ द बुक्स। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो जो बुक अपने पास सबसे पहले आई वो क्या होगी, सबसे पहली बुक होगी ऑथर की। तो यहाँ पे फर्स्ट बुक के साथ मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी स्टोर कर ली। तो हम लोग एक एक करके सारी बुक्स को यहाँ पे रीड कर रहे होंगे। अब इफ़ अपने पास फर्स्ट बुक में जो ऑथर है, अगर वो की प्रेजेंट हुआ, ठीक है, अगर वो जो की है वो प्रेजेंट हुई, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग एक्स डॉट ऑथर में एक्स डॉट जीनर सेट कर दे रहे हैं, मतलब की वैल्यू पेयर हम लोग बना दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक बात देखो, फर्स्ट बुक मेरे पास सबसे पहले क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी, यानी इसमें कोई की नहीं है। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बोलता है, कंडीशनल स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर जो ऑथर हो वो अपने पास फर्स्ट बुक डिक्शनरी में प्रेजेंट हो। अब आप खुद ही सोचो, क्या कभी भी फर्स्ट बुक में कोई भी एलिमेंट, कोई भी की वैल्यू पेयर बन पाएगा? क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या बोलती है कि अगर वो वाला ऑथर प्रेजेंट है तो आपको वो बनाना है, क्या कहते हैं, तो आपको बनाना है कि जो मेरा ऑथर है उसके फर्स्ट बुक के जॉनरा के साथ आपने की वैल्यू पेयर बना दिया। लेकिन जब उसमें एलिमेंट होगा ही नहीं तो की कभी मैच नहीं करेगी एंड कोई भी एलिमेंट एंटर नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे पहला एरर मिल गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नॉट इस की। यानी कि अगर मेरे पास एक ऑथर आया जो कि इस डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये उस ऑथर की पहली बुक है, तो उस ऑथर के नेम के साथ मैंने क्या स्टोर कर दिया, उसकी बुक का जॉनरा स्टोर कर दिया। वो उसकी फर्स्ट बुक की क्या होगी, की वैल्यू पेयर होगी, ठीक है। तो एरर मुझे यहाँ कहाँ मिला है, लाइन नंबर 4 में। तो यहाँ पे क्या इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ फर्स्ट बुक हुआ है, नहीं। इनकरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, हाँ। एंड लाइन नंबर 7, देयर शुड ऑलवेज बी एन एल्स ब्लॉक आफ्टर एन इफ ब्लॉक, ऐसा नहीं होता है ज़रूरी कि इफ़ के बाद हमेशा एल्स ब्लॉक हो, ऐसा कभी भी नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यूज़ द प्रोसीजर डू समथिंग गिवन अबव फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस 5 6 7। यानी कि हमें इस डू समथिंग प्रोसीजर को वो करना है, डू समथिंग प्रोसीजर को यूज़ करना है अब अगले 3 क्वेश्चन के लिए। तो डू समथिंग प्रोसीजर क्या बोल रहा है कि ये कुछ इनपुट लेगा ए लिस्ट। डू समथिंग प्रोसीजर एक इनपुट लेने वाला है ए लिस्ट, ठीक है। अब ये इनपुट एक लिस्ट को लेने के बाद इसने दो वेरिएबल बनाए, बी डिक्ट एंड बी लिस्ट। बी डिक्ट क्या है, एक एम्प्टी डिक्शनरी, एंड बी लिस्ट क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब मेरे पास फॉर लूप है। फॉर लूप क्या करेगा, जो लिस्ट इनपुट मिली है उसके हर एक एलिमेंट को देखने वाला है, ठीक है। ये जो ए है ये क्या करेगा, इसके हर एक एलिमेंट को देख रहा होगा। तो अब मैं जब एक एक करके सारे एलिमेंट को देख रहा हूँ, मैं ये चेक करूँगा कि जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट मेरे पास आ रहा है एक एक करके, मैं चेक करूँगा कि क्या वो एलिमेंट इस वाली बी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। इफ़ नॉट इस की ऑफ बी डिक्ट कॉमा ए, यानी कि जो ए है, जो एलिमेंट है, ये मेरे पास बी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी डिक्ट ऑफ ए के साथ मैं स्टोर कर रहा हूँ ट्रू। यानी कि ये एलिमेंट मेरे पास पहली बार आया तो मैंने बी डिक्शनरी में क्या कर दिया, इस एलिमेंट के लिए एक की बना दी और स्टोर कर दिया ट्रू, ठीक है। और इस एलिमेंट को मैंने कहाँ पे अपेंड कर दिया, बी लिस्ट में, ठीक है। अब अगर मेरे पास बाद में कभी ये सेम एलिमेंट दोबारा आता है तो वो क्या कहते हैं, इस बी डिक्शनरी में तो की बन के स्टोर हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होंगे अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो अपने पास क्या कहते हैं एलिमेंट आ रहा है, अगर वो पहली बार आ रहा है तो उसके बी डिक्ट में एक एंट्री बन जा रही है,
एंड वो एलिमेंट अपेंड हो जा रहा है कहाँ पे, बी लिस्ट में। वो एलिमेंट कहाँ पे अपेंड हो रहा है, बी लिस्ट में अपेंड हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग बी लिस्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो बेसिकली बी लिस्ट है क्या, बी लिस्ट में हम लोग एक लिस्ट के जो यूनिक एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट के डुप्लीकेट्स को इग्नोर कर रहे हैं, जब वो पहली बार आ रहा है तभी हम लोग उसे बी लिस्ट में डाल रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट इज बी लिस्ट, बी लिस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो अपने यूनिक एलिमेंट्स हैं लिस्ट के वो आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अपने पास ये वाला था लिस्ट, तो हम लोग इसको किस में पास कर रहे हैं, डू समथिंग में। तो डू समथिंग इसके यूनिक एलिमेंट्स करके हमें देगा, इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। 3 4 5 3 1 9 4, 3 4 5 3 1 9 4, ये अपने लिस्ट के एलिमेंट थे, 9 4 एंड 6 5 9। ठीक है, ये अपने पास लिस्ट के एलिमेंट्स है। तो ए लिस्ट में क्या आ गया, ये वाली लिस्ट। अब फॉर ईच ए इन ए लिस्ट में क्या हो जाएगा, ये जो वेरिएबल ए है ये हर एक एलिमेंट पे चलने वाला है ए लिस्ट के। तो सबसे पहले ए क्या होगा, 3। ठीक है, अब देखो अभी जो 3 है वो अपने पास क्या कहते हैं, बी लिस्ट में की नहीं है। बी लिस्ट क्या है, एम्प्टी लिस्ट है, यानी कि वो बी लिस्ट में की नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस बी लिस्ट में स्टोर कर देंगे ए के साथ ट्रू, यानी कि इस 3 के साथ क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू। थ्री के साथ क्या स्टोर हो गया, ट्रू। और ये जो वेरिएबल, ये जो अपना एलिमेंट था 3, ये कहाँ पे अपेंड हो जाएगा, लिस्ट में। ठीक है, बी लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3। फिर उसके बाद फॉर लूप दोबारा चलेगा। अब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला जो कि है 4। तो 4 भी पहली बार आ रहा है, तो 4 के साथ साथ स्टोर हुआ ट्रू, एंड 4 को हमने कर दिया अपेंड बी लिस्ट में। फिर आएगा 5, 5 पहले बार आ रहा है, तो 5 के साथ स्टोर हो गया ट्रू, एंड 5 भी कहाँ पे आ जाएगा, बी लिस्ट में। फिर देखो 3, चेक करेगा कि क्या यहाँ पे 3 जो है वो बी डिक्ट में की नहीं है, बी डिक्ट में की नहीं है। तो देखो 3 जो है वो बी डिक्ट में की था। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ स्टेटमेंट अपना स्किप हो जाएगा और फॉर लूप अपना कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट उस पे। फॉर लूप कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट उस पे। अब 1 पहली बार आ रहा है, तो 1 के साथ स्टोर हुआ ट्रू, और 1 इसमें अपेंड हो गया। 9 पहली बार आ रहा है, 9 के साथ स्टोर हुआ ट्रू, एंड 9 अपेंड हो गया। फिर 4, 4 अपना प्रेजेंट था, कुछ नहीं होगा। 6 पहली बार आ रहा है, तो 6 के साथ स्टोर हुआ ट्रू, एंड 6 अपेंड हो गया। फिर 5 पहले भी था, एंड 9 पहले भी था। तो यहाँ पे अपना प्रोसीजर एंड हो जाएगा, और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 3 4 5 1 9 6। तो क्या है आउटपुट, 3 4 5 1 9 6। तो बेसिकली ये डू समथिंग प्रोसीजर क्या कर रहा है, ये यूनिक एलिमेंट्स को ही हमें एक लिस्ट बना के देता है। ये डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग वर्ड्स डेटा सेट एंड द प्रोसीजर डू समथिंग मेंशन्ड अबव। यानी कि जो प्रोसीजर था डू समथिंग, इसको यूज़ करके, एंड जो अपना सूडो कोड है वो किस पे काम कर रहा है, वर्ड्स डेटा सेट पे। हमें बताना है कि एस लिस्ट यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा होगा। तो यहाँ पे एस लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट है, एंड डब्ल्यू लिस्ट भी क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप एक एक करके सारे वर्ड्स को पिक करेगा, और उन वर्ड्स को ये ऐड करता कहाँ जाएगा, डब्ल्यू लिस्ट में। उन वर्ड्स को अपेंड कहाँ पे कर रहा है, डब्ल्यू लिस्ट में। तो डब्ल्यू लिस्ट में हर एक वर्ड आता जा रहा है, लेकिन कब तक आ रहा है, हम लोग के पास यहाँ पे कंडीशन है कि इफ़ एक्स डॉट वर्ड एंड विद अ फुल स्टॉप, यानी ऐसा वर्ड है जो कि सेंटेंस का लास्ट वर्ड हो, यानी कि डब्ल्यू लिस्ट में तब तक क्या आ चुका है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस के सारे वर्ड्स आ चुके हैं जिस सेंटेंस के हम लास्ट पे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ वाला स्टेटमेंट स्किप हो रहा होगा अगर ऐसे वर्ड आ रहे होंगे जो कि सेंटेंस के लास्ट वर्ड नहीं है। अगर सेंटेंस का लास्ट वर्ड है तो डब्ल्यू लिस्ट में क्या हो गए, सारे वर्ड्स आ गए उस सेंटेंस के। अब हम लोग इफ़ में कंडीशन देखेंगे कि इफ़ एक्स डॉट वर्ड एंड विद अ फुल स्टॉप, यानी क्या हम लोग का एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, क्या मैं अपने सेंटेंस के लास्ट में हूँ, तो मैं आ जाऊँगा इस इफ़ के अंदर। इस इफ़ के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि डब्ल्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू डू समथिंग ऑफ डब्ल्यू लिस्ट। डू समथिंग क्या कर रहा था, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा के केवल यूनिक एलिमेंट्स को बचाता था। तो उसको हम लोग डब्ल्यू लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं, यानी कि डब्ल्यू लिस्ट में एक सेंटेंस के क्या आ रहे थे, सारे वर्ड। अब उन सारे वर्ड्स में से जो भी डुप्लीकेट वर्ड्स थे वो अपना डू समथिंग प्रोसीजर हटा देगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस लिस्ट इज इक्वल्स टू एस लिस्ट प्लस प्लस लिस्ट ऑफ डब्ल्यू लिस्ट। हमेशा जब भी आप लोगों के सामने कहीं पे भी अपेंड हो रहा हो, एक खास ध्यान देना ओवर द ब्रैकेट्स।
ठीक है, एक खास ध्यान किस पे देना, ओवर द ब्रैकेट। यहाँ पे एस लिस्ट क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है अभी, ठीक है। प्लस 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 यहाँ पे ये देखो क्या है, ब्रैकेट ऑफ और डब्लू लिस्ट क्या होगी, डब्लू लिस्ट एक सेंटेंस के यूनिक वर्ड की लिस्ट है यहाँ पे, क्योंकि उसके डुप्लीकेट वर्ड को हटा दिया तो एक सेंटेंस के यूनिक वर्ड की लिस्ट है डब्लू लिस्ट। तो यहाँ पे ये कैसे स्टोर होगा, डब्लू लिस्ट के जो भी वर्ड होंगे वो इधर होंगे, तो डब्लू लिस्ट ये क्या है, डब्लू लिस्ट, ठीक है। तो जब भी हम लोग अपेंड करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट को इग्नोर करते हैं एंड जो हमारा बचता है हम उसको एज अ एलिमेंट अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को आपने किया इग्नोर, आपका क्या बचा ये, इसको आप क्या करोगे, अपेंड कर दोगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस के लिए आप लोग का एक एलिमेंट क्या हो गया, अपेंड हो गया। ये अपना सेंटेंस वन, मान लो कोई एक सेंटेंस था उसके लिए एक एलिमेंट स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम लोग का वाइल लूप वापस से जाएगा, वाइल लूप ऊपर जाने से पहले इसने डब्लू लिस्ट को क्या कर दिया, वापस से एम्प्टी लिस्ट बना दिया। ये क्यों बनाया है, टू लुक फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। तो डब्लू लिस्ट को इसने क्या बना दिया, एम्प्टी बना दिया, ताकि अब ये नेक्स्ट सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स हैं उसको अपने अंदर स्टोर करे। उसके लिए ये क्या करेगा, यूनिक वर्ड्स को स्टोर करेगा और उस यूनिक वर्ड की जो इसने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट को एज अ सिंगल एलिमेंट, एज अ सिंगल लिस्ट अपेंड कर देगा एस लिस्ट में, ठीक है। तो एस लिस्ट में बेसिकली क्या आ रहा है, हर एक सेंटेंस के लिए एक लिस्ट आ रही है और उस लिस्ट में क्या है, उस सेंटेंस के जो यूनिक वर्ड हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आंसर देखें तो लिस्ट ऑफ वर्ड ऑप्शन गलत, लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड ऑप्शन गलत, क्योंकि ये क्या है, ये एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है। यहाँ पे हमसे एस लिस्ट की वैल्यू पूछी थी, तो एस लिस्ट क्या है, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है, यानी इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, तो ये भी गलत है क्योंकि हम लोग यूनिक वर्ड को देख रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट्स ऑफ वर्ड ऑफ यूनिक वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, ठीक है, ऑफ यूनिक वर्ड। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट एंड प्रोसीजर डू समथिंग मेंशन अबव, लेट एक्सप्लोड ऑफ w रिटर्न अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ वर्ड w इन द सेम ऑर्डर एज दे आर इन द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वर्ड है थिंकिंग और मैं उस पर अगर एक्सप्लोड वाला प्रोसीजर लगाता हूँ तो ये एक्सप्लोड वाला प्रोसीजर मुझे इस वर्ड के लिए एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें हर एक एलिमेंट इस वर्ड के क्या होने वाले हैं, लेटर्स होने वाले हैं। हर एक एलिमेंट इस वर्ड के लेटर होने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमें ये क्या करेगा, आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो W इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट मैंने सेट किया, सम लिस्ट इज इक्वल्स टू मैंने एम्प्टी लिस्ट सेट किया, ये मैंने दो यहाँ पे सेट कर दिए। अब टेबल वन हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन, एक एक करके हम सारे वर्ड को रीड करेंगे, उस वर्ड को हम एक्सप्लोड कर देंगे, उस वर्ड को हम एक्सप्लोड कर देंगे और स्टोर कर देंगे डब्लू में। तो डब्लू में क्या आया, एक वर्ड की हर एक कैरेक्टर की लिस्ट आ गई, एक वर्ड के हर एक कैरेक्टर की लिस्ट आ गई। उसके बाद सम लिस्ट इज इक्वल्स टू सम लिस्ट प्लस प्लस डब्लू, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ अपेंड में ध्यान रखना। यहाँ पे इसने ब्रैकेट नहीं यूज़ किया है, यहाँ पे इसने डायरेक्ट डब्लू को यूज़ किया है और डब्लू क्या है, डब्लू एक लिस्ट है एक वर्ड के हर एक कैरेक्टर की। तो अपेंड में क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट को इग्नोर करते हैं और जितने भी एलिमेंट हमें मिल रहे हैं उसको हम अपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट मिलेंगे, तो इन सारे कैरेक्टर्स को हम कहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, सम लिस्ट में। इन सारे कैरेक्टर्स को हमने कहाँ पे अपेंड कर दिया, सम लिस्ट में। अब अपना वाइल लूप वापस से ऊपर चलेगा। अब नेक्स्ट वर्ड को डब्लू में स्टोर किया तो डब्लू में क्या आ गया, उस वर्ड के लिए एक लिस्ट आ गई हर एक कैरेक्टर के साथ। उन सारे कैरेक्टर्स को वापस से कहाँ पे हमने डाल दिया, सम लिस्ट में। तो सम लिस्ट में क्या स्टोर हो रहा है, सम लिस्ट में यहाँ तक सम लिस्ट में क्या स्टोर हो रहा है, डेटा सेट में जितने भी वर्ड हैं उन सारे वर्ड्स के कैरेक्टर, सम लिस्ट यहाँ पे एक लिस्ट होगी जहाँ पे हर एक वर्ड के कैरेक्टर एक के बाद एक ऐसे करके स्टोर होंगे एज वन एलिमेंट, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन सारे कैरेक्टर्स पे हम लगा रहे हैं डू समथिंग प्रोसीजर, यानी कि डू समथिंग क्या करेगा, अब यूनिक कैरेक्टर्स को ही रखेगा और वो रिमूव कर देगा क्या, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें तो देखो लिस्ट ऑफ लिस्ट वाले जो दो ऑप्शन है इनको आप डायरेक्टली गलत मार्क कर सकते हो। तो आपके पास
यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन से बचेंगे, लिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट वाला एंड लिस्ट ऑफ यूनिक अल्फ़ाबेट। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा एंड ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी ये आसान क्वेश्चन था, इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग डायरेक्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि लेट एम पी एंड सी बी लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी एम पी सी अपने पास लिस्ट क्या है, तीनों एक एक लिस्ट है और तीनों में क्या स्टोर हो रहा है, सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टोर हो रहा है। तो हु हैव स्कोर्ड मोर देन द एवरेज मार्क्स इन मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि जिन लोगों ने मैथ में एवरेज मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया है तो वो लिस्ट कहाँ पे बन रही है, एम में। फिर सिमिलरली फिजिक्स में एंड सिमिलरली केमिस्ट्री में हमें क्या बताना है, आंसर द क्वेश्चन 8 एंड 9। ओके, तो पहले हम सूडो कोड देख लेते हैं। तो सूडो कोड क्या है, सीक्वेंस डिक्ट नाम की मैंने क्या बना ली, एक एम्प्टी डिक्शनरी, सीक्वेंस डिक्ट नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली। फिर चल रहा है अपना फॉर लूप, और फॉर लूप किस पे चल रहा है, एम पे। यानी ये एम क्या है, इस एम में मेरे पास उन स्टूडेंट की सीक्वेंस आईडी है जो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट मैथ में अबव एवरेज स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट के नाम की सीक्वेंस, उन स्टूडेंट के सीक्वेंस आईडी के साथ मैं एक की वैल्यू पेयर बना रहा हूँ अपनी सीक्वेंस डिक्शनरी में। कैसे बना रहा हूँ, इंडेक्स यानी कि जो उस स्टूडेंट का सीक्वेंस आईडी था, मैथ में जितने भी स्टूडेंट थे उन हर एक स्टूडेंट के लिए मैंने क्या किया, सीक्वेंस आईडी के साथ स्टोर कर दिया 0, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ने मैथ में कितना स्टोर किया है, एवरेज से ज़्यादा स्कोर किया है, उन सारे स्टूडेंट के लिए क्या हो रहा है, अपनी सीक्वेंस डिक्शनरी में उनके आईडी के साथ 0 स्टोर हो जा रहा है। फिर देखते हैं फॉर ईच लूप, ठीक, फिर देखते हैं फॉर ईच लूप। तो अपने पास जो डिक्शनरी थी उसमें क्या होगा, मैथ के जितने भी स्टूडेंट होंगे, मान लो ए था मैथ में कितने थे, ए, बी एंड सी, अपने पास 3 स्टूडेंट थे। तो इन तीनों स्टूडेंट के लिए क्या होगा, अपने पास 0 स्टोर हो जाएगा डिक्शनरी में। फिर नेक्स्ट फॉर लूप क्या कर रहा है, फॉर ईच इंडेक्स इन पी। अब हम लोग फिजिक्स की लिस्ट में देखेंगे। तो मान लो फिजिक्स की लिस्ट में केवल कौन था, बी था। फिजिक्स की लिस्ट में केवल कौन था, बी था। फिजिक्स की लिस्ट में मेरे पास बी और सी, मान लेते हैं कि बी और सी थे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अपना इंडेक्स इन दोनों को देखेगा, केवल बी और सी को। तो ये क्या करेगा, इफ इसकी सीक्वेंस डिक्शनरी कॉमा इंडेक्स, यानी कि अब हम लोग मैथ में क्या कर रहे थे, हम लोग डायरेक्टली मैथ वाले हर एक स्टूडेंट के लिए की वैल्यू पेयर बना दे रहे थे। यहाँ पे की वैल्यू पेयर बनाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये इंडेक्स जो कि हमें फिजिक्स में मिला है, क्या ये सीक्वेंस आईडी जो कि हमें फिजिक्स की लिस्ट में मिली है, अगर वो सीक्वेंस डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के एक एक स्टूडेंट को हम लोग देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या वो सीक्वेंस डिक्शनरी में प्रेजेंट है। और सीक्वेंस डिक्शनरी में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, कि उस स्टूडेंट ने मैथ में भी अबव एवरेज स्कोर किया हो, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट मैथ में अबव एवरेज स्कोर करता है एंड वो फिजिक्स में भी अबव एवरेज स्कोर करता है, तो मैं उसके इंडेक्स पे +1 कर दूंगा। तो यहाँ पे बी और सी ने मैथ में तो कर रखा था, यानी इनके लिए यहाँ पे कीज इनिशियलाइज थी। लेकिन ए ने नहीं किया था, तो ए के लिए कीज इनिशियलाइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग बी और सी में वैल्यू क्या कर देंगे, +1। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 1 एंड सी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट फॉर लूप चलेगा। नेक्स्ट फॉर लूप क्या करेगा, अब वो केमिस्ट्री वाली लिस्ट में चेक करेगा, केमिस्ट्री वाली लिस्ट में चेक करेगा। तो यहाँ पे मान लो केवल सी प्रेजेंट था, यहाँ पे मान लो क्या प्रेजेंट था, केवल सी प्रेजेंट था। तो क्या होगा कि सी प्रेजेंट था, या मान लो ए और सी प्रेजेंट था, ए और सी प्रेजेंट था, ठीक है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे अब केमिस्ट्री का ऐसा स्टूडेंट है जो कि सीक्वेंस डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस इंडेक्स के नाम पे जाके +1 कर देंगे। तो ए की वैल्यू पे +1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा, एंड सी की वैल्यू पे +1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने केवल मैथ में स्कोर किया हो अबव एवरेज, उसके लिए डिक्शनरी में क्या हो रहा है, वैल्यू 0 स्टोर हो रही है, उसके लिए वैल्यू 0 स्टोर हो रही है, ठीक है। ठीक है, उसने केवल मैथ में किया था, उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं किया था।
नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट ने मैथ में एंड केमिस्ट्री में या फिर मैथ एंड फिजिक्स में उसने क्या स्टोर किया था, अबव एवरेज, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 1। सिमिलरली अगर किसी स्टूडेंट ने मैथ और केमिस्ट्री में भी स्कोर किया, मैथ और केमिस्ट्री में स्कोर किया था, क्या कहते हैं, अबव एवरेज, तो उसको भी वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। क्योंकि यहाँ पे बी ने किस में अबव एवरेज स्कोर किया, मैथ में एंड क्या कहते हैं, मैथ में स्कोर किया था एंड फिजिक्स में स्कोर किया था। ए ने कहाँ पे स्कोर किया था, मैथ में स्कोर किया था एंड केमिस्ट्री में स्कोर किया था। दोनों की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 1। ठीक है। और लास्ट में अगर किसी स्टूडेंट ने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में कर रखा था तो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 2। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखने जाएं, क्वेश्चन को पढ़ते पहले क्वेश्चन ये है कि अगर किसी सीक्वेंस डिक्शनरी में किसी वैल्यू n के लिए वैल्यू 0 है तो हमें उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है ज़ीरो कब स्टोर हो रहा था, ज़ीरो तब स्टोर हो रहा था जब उस स्टूडेंट ने केवल मैथ में स्कोर किया हो अबव एवरेज। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, एनी ऑफ द वन नहीं है। फिर द स्टूडेंट हैज़ नॉट स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट, ये भी गलत है। द स्टूडेंट माइट हैव स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन ईदर फिजिक्स और इन केमिस्ट्री, ये भी गलत है क्योंकि हम केवल मैथ को देख रहे हैं। द स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स ओनली, तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट को देखते हैं कि अगर वैल्यू 1 हो तब क्या हो रहा होगा। तो द स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स, यार ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है स्कोर तो वो फिजिक्स में करे या केमिस्ट्री में करे उससे मतलब नहीं है, हम उसके लिए वहाँ पे क्या कहते हैं की ही प्रेजेंट नहीं होगी डिक्शनरी में। ठीक है। फिर द स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड माइट हैव स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन फिजिक्स बट नॉट इन केमिस्ट्री, ये वाला अपना ऑप्शन सही है। ठीक है, कि उसने मैथ में किया था, फिजिक्स में किया था, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं किया था। नेक्स्ट ऑप्शन कि द स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड माइट हैव स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स, ये वाला ऑप्शन भी सही है कि उसने मैथ और केमिस्ट्री में किया था बट फिजिक्स में नहीं किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन एवरेज मार्क्स इन एनी टू ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा सोचना था, ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग वर्ड्स डेटा सेट लेट यूनिक ऑफ एल, यानी कि अब हम लोग इस यूनिक वाले प्रोसीजर में अगर किसी लिस्ट को इनपुट देते हैं तो ये क्या करता है, रिटर्न द लिस्ट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ एल, यानी ये हमें उस लिस्ट में डुप्लीकेट्स को हटा के दे देगा, हमें एक यूनिक एलिमेंट्स की लिस्ट देगा जो लिस्ट हम लोग इनपुट दे रहे हैं। ठीक है। वॉट विल डब्ल्यू काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सुडोकोड, हमसे ये बोला जा रहा है कि डब्ल्यू काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो इग्नोर द अपर केस एंड द लोअर केस, हमें क्या करना है, ठीक है, तो वो तो हम देख लेंगे। तो हमें ये बताना है कि डब्ल्यू काउंट की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू काउंट रिप्रेजेंट क्या करेगा। तो डब्ल्यू लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट हमने ले ली, यूनिक लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट ले ली एंड डब्ल्यू काउंट एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली। डब्ल्यू काउंट क्या ले लिया, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे वाइल लूप लगाने वाले हैं, वाइल लूप लगाने वाले हैं। अब वाइल लूप को हम लोग क्या करेंगे, हर एक वर्ड को देख रहा होगा, तो एक वर्ड को देखा, उस वर्ड को कहाँ पे हमने पुट किया, उस वर्ड को पुट किया हमने डब्ल्यू लिस्ट में, यानी एक एक करके हम वर्ड्स को कहाँ पे डाल रहे हैं, डब्ल्यू लिस्ट में। और कब तक, इफ़ एक्स डॉट वर्ड एंड विद अ फुल स्टॉप, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि जब हम लोग एक पूरे सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को हम लोग डब्ल्यू लिस्ट में क्या कर चुके होंगे, डाल चुके होंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले स्टेटमेंट को देखना है। ठीक है। तो अगर जब हम लोग उन सारे वर्ड्स को, एक सेंटेंस के सारे वर्ड्स को डब्ल्यू लिस्ट में डाल दिया, तो अब हम लोग की इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होगी, तब हम लोग की इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होगी। अब उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें जो अपने पास एक सेंटेंस के लिए डब्ल्यू लिस्ट आई थी, उस डब्ल्यू लिस्ट के केवल यूनिक एलिमेंट्स को, उस डब्ल्यू लिस्ट के केवल यूनिक एलिमेंट्स को कहाँ पे डालूंगा मैं, यूनिक लिस्ट में। ठीक है। तो उस वेरिएबल के लिए, सॉरी, उस सेंटेंस के लिए जितने भी वर्ड्स थे
उस सेंटेंस में अब केवल यूनिक वर्ड्स को मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ, यूनिक लिस्ट में। ठीक है, फिर आ जाएगा अपना फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप क्या कर रहा है कि जो मेरे पास ये यूनिक लिस्ट आई, एक सेंटेंस में जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, उन हर एक वर्ड को मैं देखने वाला हूँ एक सेंटेंस के। फिर मैं क्या करूँगा, मैं उस वर्ड को चेक करूँगा डब्लू काउंट में कि अगर वो की हो तो आप उसकी वैल्यू में क्या कर दो, +1। और अगर वो वर्ड पहली बार आ रहा हो यानी कि की प्रेजेंट ना हो, तो आप लोग क्या करोगे, स्टोर कर दोगे 1 को। तो आप लोग उसकी की के साथ क्या स्टोर कर दोगे, 1 को। तो यहाँ पे अगर आप देखो, एक सेंटेंस आपके पास आएगा पूरा डब्लू लिस्ट में स्टोर हो गया। ठीक है, तो मान लो इसमें मेरे पास ए और बी ऐसे प्रेजेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिक लिस्ट वाला प्रोसीजर इसको क्या करेगा, यूनिक एलिमेंट्स को निकाल के देगा ए और बी। फिर फॉर लूप इस वाले इस वाले अपने यूनिक लिस्ट में चलने वाला है, यानी इस सेंटेंस के यूनिक वर्ड को ही देखेगा। इसमें एक बार ए आया था तो ए के लिए स्टोर कर दिया 1, इसमें बी आया था तो बी के लिए भी स्टोर कर दिया 1, बी के लिए भी स्टोर कर दिया 1। अब हमने अपने पास नेक्स्ट सेंटेंस आएगा पूरा। इसमें मान लो ए मेरे पास 5 बार आ रहा था, ए मेरे पास 5 बार आ रहा था और सी भी मेरे पास था। इसके हम लोग यूनिक एलिमेंट्स देखेंगे, फिर यूनिक एलिमेंट को स्टोर कर देंगे जो कि क्या होंगे, ए और सी। फिर हम लोग वापस से फॉर लूप इस पे चलेगा, और ए क्योंकि यहाँ पे अपने पास डब्लू काउंट में प्रेजेंट था, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 2, एंड सी प्रेजेंट नहीं था तो सी के साथ क्या स्टोर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, ए अपने पास इस वाले सेंटेंस में भी था, ए अपने पास इस वाले सेंटेंस में भी था, वो इन दोनों सेंटेंस में था तो ए के साथ स्टोर हुआ 2। बी केवल इस सेंटेंस में था, बी के साथ स्टोर हुआ 1। सी केवल इस सेंटेंस में था, सी के साथ स्टोर हुआ 1। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी वर्ड मेरे पास होगा, वो वर्ड कितने सेंटेंसेस में आया है, वो वर्ड कितने सेंटेंसेस में आया है, हम लोग उस नंबर को स्टोर करेंगे एक वर्ड के साथ एज वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर यहाँ पे क्या होगी, की होगा अपना वर्ड, और वैल्यू क्या होगी कि वो वर्ड कितने सेंटेंसेस में आता है, वो हम लोग स्टोर कर रहे होंगे इस डिक्शनरी में। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डिक्शनरीज विद वर्ड एज की मैप्ड टू द नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन विच द वर्ड इज प्रेजेंट। तो ये वाला ऑप्शन अपना कंप्लीटली करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि गलत क्यों होंगे। देखो, अगर यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोल दिया तो आप इसको गलत कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम का कोई भी लॉजिक नहीं लगाया। जो अपना मैक्सिमम का लॉजिक होता है ना, कि इफ़ मान लो मैक्सिमम मार्क्स फाइंड कर रहे हैं, तो अगर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन मैक्स तो हम लोग मैक्स इज इक्वल्स टू मार्क्स करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम का कोई लॉजिक नहीं आया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। डिक्शनरीज विद वर्ड एज की मैप टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड इन द डेटा सेट, ये भी गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कम हो जाएगी अगर हम लोग यूनिक वाला प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग एक वर्ड में एक डेटा सेट में वर्ड कितनी बार आ रहा है वो चीज़ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं डिक्शनरीज with word as key map to the number of sentences in which the word is present more than one time। तो ये भी गलत है, अगर एक वर्ड एक बार भी प्रेजेंट होगा तब भी हम लोग उस वर्ड को उस सेंटेंस में काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना जीए है वीक 7 का सीटी का, वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एंड आप लोगों को एक एक क्वेश्चन डिटेल में अच्छे से आ गया होगा। आप लोगों की अगर कुछ पहले कुछ डाउट्स थे तो वो भी इस सॉल्यूशन से क्लियर हो गए होंगे, एंड आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि इस तरीके से भी सीटी को हम लोग देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग योरसेल्फ। थैंक यू।